नमस्कार छात्रों, स्वागत आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है पद परिचय। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है और वह जो शब्द है वो किस लिंग का है, किस वचन का है, कहाँ से लिया गया है इत्यादि विषयों को जब हम समझते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। तो इस विषय को आज हम विस्तार से समझेंगे ताकि आप भाषा में प्रयुक्त शब्दों को जान सके और पहचान सके। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिए, कोई भी स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो उसकी पहचान बदल जाती है। कोई भी स्वतंत्र शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उसकी पहचान जो है वो बदल जाती है। अब उस शब्द को शब्द न कहकर पद कहा जाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात पद का अपना अलग स्थान, अलग परिचय होता है। जो भी वाक्य में हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उनकी अपनी एक पहचान होती है, अपना एक परिचय होता है जिसमें उनकी स्थिति, लिंग, वचन, कारक, भेद आदि के साथ साथ अन्य पदों के साथ उनका संबंध भी स्पष्ट करना होता है। इसे ही पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी वे बातें हैं? सबसे पहले, वाक्य में जो भी पद है उनको अलग अलग किया जाए। प्रत्येक पद का प्रकार और भेद उपभेद बताया जाए। वाक्य के अन्य पदों से उसका संबंध बताया जाए। वाक्य में उस पद का कार्य बताया जाए। ठीक है, वाक्य में प्रयोग जो शब्द है उसका कार्य भी समझाना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। देखिए, संज्ञा के भेद। सबसे पहले, कोई भी अगर संज्ञा शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो उसका जब आप पद परिचय देंगे तो आप संज्ञा का भेद बताएंगे कि जो संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। लिंग जब आप पहचान करें तो बताएं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन बताएं कि वो जो पद है वो एक वचन है या बहुवचन है। कारक बताएं, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन है। और संबंध, वाक्य के अन्य पदों से वो किस प्रकार से संबंधित है, उसका क्या संबंध है वो बताएं। देखिए, सर्वनाम का जब पद परिचय दें तो किन बातों का ध्यान रखें? सर्वनाम के भेद। ठीक है, जो भी आप सर्वनाम शब्द जब आप पहचान लेते हैं तो उसका भेद बताएं। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है या वह निजवाचक है। लिंग बताएं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि वाक्य में आप क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्रीलिंग के। वचन बताएं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके भी एक वचन के बहुवचन रूप होते हैं, ये हमने पढ़ा है सर्वनाम पढ़ते हुए। तो उनका आप उस आधार पर सर्वनाम शब्दों का वचन बताएं कि वो एक वचन का सर्वनाम शब्द है या बहुवचन का। कारक बताएं कि वो कौन सा कर्ता का कारक है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण कारक है। संबोधन कारक सर्वनाम शब्दों में नहीं होता, यह सर्वनाम पढ़ते हुए हमने पढ़ा था। आगे फिर संबंध बताएं, वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है। पुरुष बताएं, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में के उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम जब प्रयोग हो रहा है तो आप फिर उसे और गहराई से बताएं कि वहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष के या अन्य पुरुष के। विशेषण का पद परिचय देते समय देखिए, विशेषण पद के परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। विशेषण के भेद बताएं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। उसका लिंग बताएं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन बताएं, एक वचन है या बहुवचन है। कारक बताएं, कारक के भेद के अनुसार। और विशेष्य शब्द, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है,
क्रिया का पद परिचय देते समय देखिए किन बातों का ध्यान रखना है। क्रिया का भेद बताएंगे, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, अपूर्ण है, सहायक है, संयुक्त है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है या प्रेरणार्थक क्रिया है। वाच्य बताएं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। लिंग बताएं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन बताएं, एक वचन या बहुवचन है। पुरुष बताएं, उत्तम मध्यम या अन्य पुरुष है तो। काल बताएं, वर्तमान है, भूत है या भविष्यत काल है। ठीक है, उसके उपरांत अन्य शब्दों से वो किस प्रकार से संबंधित है। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय किन बातों का ध्यान रखें। भेद बताएं, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है। जिस क्रिया की विशेषता बताएं उस क्रिया का उल्लेख कीजिए कि यह जो क्रिया विशेषण शब्द है यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे देखिए संबंध बोधक का पद परिचय। इसमें केवल 2 बातों का उल्लेख करना है। सबसे पहले भेद का, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, क्षमतावाचक या विरोधवाचक, और वह शब्द जिससे वो संबंधित है। ठीक है, तो ये 2 चीजें बताएंगे संबंध बोधक पद के लिए। समुच्चय बोधक पद का जब परिचय देंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले उसका भेद बताएंगे, समानाधिकरण है या व्यधिकरण है। उसके बाद वह शब्द वाक्यांश या उपवाक्य जिसे जोड़ने का काम वो कर रहा है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय देते समय विस्मयादि बोधक के परिचय में केवल यह उल्लेख किया जाता है कि अमुक पद विस्मयादि बोधक है तथा इसमें कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखिए पद परिचय के उदाहरण हम देखते हैं। देखिए वाक्य दिया गया है यहाँ पर, आयुष पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में देखिए कौन कौन से शब्द आए हैं। आयुष पुस्तक पढ़ता है, तो ये शब्द आए हैं। तो इनका परिचय किस प्रकार होगा। सबसे पहले आयुष का परिचय देखिए। आयुष शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिंग क्या है इसका, पुल्लिंग शब्द है। वचन की बात करें तो ये एक वचन है। कर्ता कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्ता यह है। इसके उपरांत आया पुस्तक शब्द, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्म है। आगे देखिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाचक है, सामान्य वर्तमान काल के लिए प्रयोग हुई है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, पुस्तक इसका कर्म है। तो इस प्रकार से हम पद परिचय दे सकते हैं। आगे देखिए उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, उनका परिचय आगे दिया गया है। जैसे वह कौन है जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे वह जो अपने, ये 3 शब्द यहाँ पर रेखांकित है। तो इनका पद परिचय किस प्रकार से देंगे। देखिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, एक वचन है, क्रिया का कर्ता है। अपने निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और जीवन संबंधी शब्द है। ठीक है, आगे देखिए वह रोज सवेरे उठता है फिर धीरे धीरे दौड़ लगाता है। यहाँ भी कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, उनका हमें पद परिचय देना है। रोज सवेरे धीरे धीरे, तो रोज शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उठता है क्रिया के होने के समय की विशेषता प्रकट करता है। सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण है, उठता है क्रिया के होने के समय की विशेषता बताता है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दौड़ लगाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला वाक्य है, हमारे घर के समीप एक मंदिर है। तो यहाँ पर के समीप जो है वो रेखांकित है। के समीप स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है,
घर और मंदिर के संबंध स्थापित कर रहा है। आगे उदाहरण देखिए नंबर 5, कमल और अमन स्कूल गए लेकिन अमित उन्हें वहां न मिला। तो यहाँ पर देखिए और लेकिन शब्द जो है रेखांकित है। और का पद परिचय देखिए संयोजक है, समानाधिकरण है, समुच्चय बोधक है, कमल और अमन संज्ञा को मिलाता है। आगे देखिए लेकिन शब्द विरोध सूचक है, समानाधिकरण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, कमल गए तथा अमित न मिला, इन दोनों वाक्यों को ये जोड़ता है। आगे देखिए नंबर 6, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह विस्मयादिबोधक अव्यय प्रसन्नता का द्योतक है। हाय ये क्या हो गया। तो इस वाक्य में हाय विस्मयादिबोधक अव्यय है, दुख या शोक का द्योतक है। तो इस प्रकार से हम जो पद परिचय है वो दे सकते हैं। जो वाक्य में शब्द आए हैं, जो पद आए हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक परिचय दे सकते हैं। इसके उपरांत देखिए पदबंध। पदबंध क्या होते हैं आइए जानते हैं। किसी भी वाक्य में एक से अधिक पद या वाक्यांश मिलाकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, वे पदबंध कहलाते हैं। जैसे माँ ने नेहा की वेणी में रिबन बांधा। तो यहाँ पर ये देखिए ये सब क्या है, पद है। लेकिन माँ ने नेहा की वेणी, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे रेखांकित करने से ये एक पद हो गया है। में रिबन बांधा, तो ये क्या है, पदबंध है। यहाँ रेखांकित पद पदबंध कहे जाते हैं क्योंकि ये पद एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। ठीक है, तो देखिए जब एक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का कार्य करेगा तो सर्वनाम पदबंध, और विशेषण का कार्य करेगा तो विशेषण पदबंध होगा। क्रिया का जब वह कार्य करेगा तो क्रिया पदबंध होगा, और जब एक अव्यय का कार्य करेगा तो वह अव्यय पदबंध कहलाएगा। आइए सबसे पहले संज्ञा पदबंध को समझते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा के रूप में आने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे नीता की माँ बाजार गई हुई है। तो यहाँ पर देखिए नीता की माँ, ये पूरा जो पद है वो नीता की माँ के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह संज्ञा पदबंध है। आगे देखिए सर्वनाम पदबंध। किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तब वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे बाजार जाने से वह बहुत थक गई, शरारती बच्चों में से कुछ पकड़े गए। तो इस प्रकार से यहाँ सर्वनाम पदबंध आप देख सकते हैं। देखिए अंतिम जो पद होता है पदबंध का, जहाँ तक ये रेखांकित होता है, अंतिम पद के आधार पर आप पदबंध निर्धारित कर सकते हैं। आगे देखिए विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे गोल चौकोर सुंदर पत्थर गंगा की धारा में बह आए थे। दादाजी ने 10 साल पुराना कोट निकालकर पहन लिया। तो ये इन शब्दों से आप समझ पा रहे होंगे कि ये विशेषण शब्द है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। आगे है क्रिया पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह इतनी दूर चलकर थक गई, दादी रामायण पढ़कर गुनगुनाने लगी। तो देखिए यहाँ पर जो रंगीन शब्द है उनके द्वारा हम पता लगा पा रहे हैं कि ये क्रिया पदबंध है। अगला देखिए अव्यय पदबंध। जो पदबंध वाक्य में अव्यय के रूप में प्रयुक्त हों वे अव्यय पदबंध कहलाते हैं। जैसे घड़े के भरने तक वह खड़ा रहा, मेरे घर के बिल्कुल पीछे एक नया घर बना है। तो देखिए तक और पीछे के द्वारा हमने बताया कि अंतिम जो पद होता है उसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पदबंध है। तो तक और पीछे क्या है, अव्यय शब्द है, और इस प्रकार से ये पूरा जो रंगीन पद है ये
अव्यय के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्यय पदबंध है। इसी के साथ जो आज की कक्षा थी वह समाप्त होती है। आज हमने जिन विषयों का अध्ययन किया वह है वाक्य के पदों का व्याकरण के अनुसार लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में एक से अधिक पद या वाक्यांश मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो इन पांचों के बारे में भी आज हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ जो आज का विषय था आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें ताकि आप विषय को समझ सकें, और कुछ उदाहरण जब आप करके देखेंगे तो आप विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। मनोयोग पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।